आदाब। इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। जी हां, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। नए फाइनेंशियल ईयर का बजट संसद में पेश हो चुका है। मौजूदा बजट को एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के तौर पर देखा जा रहा है। इस बजट की खास हाइलाइट्स की बात करें तो बजट छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टैक्स कलेक्शन में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बजट में जीएसटी कलेक्शन पर खास पहल की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट के जॉइंट सेक्रेटरी श्री एस.के. रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, और सीबीडीटी के जॉइंट सेक्रेटरी कमलेश वार्ष्णेय साहब। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। और ये बजट जो है, शुरुआत इसकी कहां से हुई? सबका साथ सबका विश्वास पर्सनल इनकम टैक्स, जो बजट का एक चमकदार स्पार्कलिंग पॉइंट रहता है। और हर बार मिडिल क्लास को ये उम्मीद होती है कि और रिबेट, लेकिन इस बार वित्त मंत्री महोदया ने कुछ अलग ही करके दिखाया, टू प्रोंग्ड अप्रोच की, जिसमें एक ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसमें सारी डिडक्शंस, कंसेशंस अवेलेबल हैं, और दूसरी पॉइंट वो है जिसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इन टर्म्स ऑफ रिबेट्स एंड रिसेशन। आप सीधे सीधे उसमें टैक्स दीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। तो इस पर आपका क्या टेक है? हाँ देखिए, इसके लिए हमको थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि जब माननीय अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री थे 2015 में, तो उन्होंने अपने जो वित्त बजट पेश किया था उसमें उन्होंने ये वाली बात कही थी कि हमको ये जो जितने भी एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, इससे बहुत डिस्टॉर्शन होता है इकोनॉमी में भी और इनकम टैक्स एक्ट में भी। हमें उन सब से बाहर निकलना है और उसके बाद में टैक्स रेट को कम करना है। तो ये डायरेक्शन ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में ही बता दिया था कि ये उनका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ एग्जेम्पशन विड्रॉ किए, उनको ग्रैंडफादर किए, और उसी स्टेप को आगे लेके गई जो हमारी इस समय की जो वित्त मंत्री हैं, वो सितंबर के अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया, लेकिन साथ में ये भी किया कि आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं तो पुराने रेजिम में रहिए, और अगर आप एग्जेम्पशन छोड़ने को तैयार हैं, ये आपकी चॉइस है, तो आप नई रेजिम में आ जाइए जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है। और अगर आप एग्जेम्पशन लेते हैं तो वो पुराने वाला कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो हायर है। वही चीज़ हमने इस वाले बजट के अंदर कॉर्पोरेटिव को भी बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है, और साथ साथ इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स के लिए भी वो एक्सटेंड कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि एक साथ आप ये कह दीजिए कि भी हम एग्जाम्पशन हटा देते हैं तो वो भी सही नहीं है। चॉइस होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए। हमको कंजम्पशन भी बढ़ानी है तो टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा पैसा भी छोड़ना है, तो उसके लिए दोनों चॉइसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा एग्जाम्पशंस ले रहे हैं तो आप पुरानी रेजिम में ही रहिए और पुरानी रेजिम के हिसाब से टैक्स दीजिए, कोई एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कम एग्जाम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारा अनुमान है कि अगर आप 2 लाख रुपए तक का एग्जाम्पशन या डिडक्शन लेते थे तो आप नई रेजिम में आ जाइए, उसमें आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे कई फायदे होंगे कि एक तो आपके पास चॉइस है, एक तो क्योंकि आपने टैक्स बचाया तो उतना ज़्यादा पैसा आपके हाथ में आ गया जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जो आप पहले इन्वेस्ट करते थे वो इन्वेस्ट आपकी चॉइस है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, और आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो कंज्यूम कीजिए। तो वो दोनों चॉइस दे दी हमने टैक्स पेयर को, तो ये एक बहुत बड़ा है। और इसके अलावा जो टैक्स रेट्स रिफाइन किए हैं हमने, टैक्स स्लैब्स जो रिफाइन किए हैं, पहले क्या होता था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 5 लाख से 20 लाख तक, 10 लाख तक सीधा 20% टैक्स हो जाता था। एक बहुत बड़ी जंप हो जाती थी टैक्स पेयर के लिए, और फिर इमीडिएटली 10 लाख के बाद 30% हो जाता था। अब हमने उसको थोड़ा रैशनलाइज कर दिया है कि भी 5 लाख से 7.5 लाख तक आप 10% पे दीजिए, 7.5 से 10 लाख तक आप 15 पे दीजिए, और 10 से 15 तक आप 20 पे दीजिए, 10 से 12.5 तक, फिर 12.5 से 15 तक आप 25 पे दीजिए, और 15 से ऊपर 30 तक। तो ये काफ़ी रैशनलाइज हो गए हैं। यानी एक करदाता जो कि आगे बढ़ना चाहता है, ज़्यादा इनकम दिखाना चाहता है, अब उसके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव है, क्योंकि उसको आगे ज़्यादा इनकम दिखाने में थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा। पहले बहुत ज़्यादा देना पड़ता था स्लैब क्रॉस करते ही, तो पहले बहुत बड़ा इंसेंटिव था, लेकिन अब बहुत बड़ा इंसेंटिव है।
तो इसलिए ये जो नई स्कीम लाई गई है बड़ी सोच समझ के और कंजप्शन को बढ़ाने के लिए लाई गई है, स्लैब्स को रैशनलाइज करने के लिए लाई गई है और टैक्स पेयर को चॉइस देने के लिए लाई गई है। जी क्या जो हमें टैक्स रिबेट्स मिल रहे हैं या टू प्रॉन्ग सिस्टम है, ये भी एक कहा जाता है कंजम्पशन बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो क्या इसमें इन्फ्लेशन का कोई रोल रहेगा? नहीं नहीं, देखो इन्फ्लेशन बढ़ने के तो अलग कारण होते हैं जी। जब कंजम्पशन बढ़ रहा है, अगर ऑलरेडी सप्लाई है, जैसा कि इस समय ऐसा लगता है कि सप्लाई हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है और सप्लाई है, बट थोड़ा समहाउ पीपल आर, मतलब जो लोग थोड़ा हिचक रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, एक अपना पैसा जैसा होता है ना कि कंज्यूम करने के लिए हिचक रहे हैं, लेकिन जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे भी हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हिचक रहे हैं। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो जिससे वो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। इन्फ्लेशन के कई कारण होते हैं, खाली ये नहीं कि आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पहली बात तो ये है कि हमको ग्रोथ बढ़ानी है और ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा हल्का सा इन्फ्लेशन भी रहे तो वो लाभदायक ही होता है। अगर हम अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं उसके साथ साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल है, मतलब एकदम जीरो नहीं, इन्फ्लेशन थोड़ा रहना चाहिए। मतलब जो भी एक होता है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहते हैं 4% से कम इन्फ्लेशन रहना चाहिए जी। तो वहां तक आपका इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है जी। आपका क्या टेक है इसमें, क्योंकि आप एक इनडायरेक्ट टैक्स को एड्रेस करते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ इन्फ्लेशन में इजाफा होता है और वो इजाफा हमारे टैक्स कलेक्शन में फ़ायदे का है या नुकसान का है? इन्फ्लेशन देखिएगा, अब कोई भी नई टैक्स इंट्रोड्यूस होती है कोई भी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चेक कर सकते हैं, वो नई टैक्स इंट्रोड्यूस करने से इन्फ्लेशन एकदम बढ़ जाता है। जीएसटी ऐसा एक टैक्स है जो इंट्रोड्यूस होने के बाद जुलाई 2017 से कहाँ भी आप सुना नहीं होगा जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। आप एक आम आदमी है, आम आदमी से सोचिएगा, कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे थे, पुराने ज़माने में क्या होता था, प्रायर टू प्री जीएसटी में, उस पर पहले लगता था सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, जो आपको दिखता नहीं बिल पे। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर से एक वेयरहाउस से एक होलसेल डीलर, होलसेलर से रिटेलर के पास आप खरीदते तो आपको दिखेगा वैट टैक्स, कमर्शियल टैक्स, आपको दिखता है इतना परसेंटेज है। तो उसमें आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स 100 रुपीज़, उसके ऊपर आपका जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12%, 112 पे फिर वैट लग रहा है, मतलब टैक्स और टैक्स हो रहा है। जो जीएसटी आने के बाद जो कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स और टैक्स निकाला दिया गया, इसके वजह से जो अगर आप रेवेन्यू न्यूट्रल मॉडल कैलकुलेट करते हैं, जो जीएसटी आने के पहले जो रेट्स है हमारे, मतलब सेंट्रल एक्साइज प्लस आर सर्विस टैक्स अगर सर्विस रहा प्लस उसके ऊपर वैट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई 2017 में 14.4% एवरेज था, मतलब एकदम एवरेज बात कर रहा हूँ मैं गुड्स और सर्विसेज पे। अब जो प्रेजेंट रेट है, मतलब अब हम बात कर रहे हैं जनवरी 2020 की रेट बात कर रहे हैं, ये फॉल डाउन हो गया है 11.7, मतलब जिस आइटम पे हम लोग 14% ड्यूटी पे करते थे उसी आइटम पे हम अब 11% पे कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे आइटम्स पे कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट होकर कोई वैल्यू नहीं बढ़ा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि भाई जीएसटी आने के बाद जो है कोई दाम का चीज़ बढ़ गया है, कोई इसका चीज़ ये हुआ है। इनफैक्ट हर चीज़ का जो कम हुआ है, मैं यही स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था कि लॉजिस्टिक्स का कास्ट 20% कम हो गया है, प्रूवन फैक्ट बात कर रहा हूँ मैं। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेरा ओन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे 4% का घाटा हुआ है। तो ऐसी जीएसटी ऐसी एक चीज़ है जिसके लाने के बावजूद भी कहीं इन्फ्लेशन नहीं हुआ है और कहीं भी कोई भी चीज़ का रेट बढ़ा नहीं है, सर्विसेज पे भी वही हालत है। यहाँ से चलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की दुनिया में, और न्यू टैक्स हॉलीडेज़ जो है न्यू कंपनीज़ को दिए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट न्यू टैक्स हॉलीडेज़ में जो है दिए गए हैं नई कंपनी को, तो इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सबसे पहली बात, रैंकिंग हमारी बढ़ चुकी है। हाँ जी बिल्कुल। अब आगे क्या है इसके बाद? हाँ देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो सबसे पहले तो उसका असर यही पड़ता है कि अगर आप एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो नई स्कीम जो पिछले साल सितंबर में आई थी, वो कहती है कि भाई अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो आप पुरानी स्कीम में रहिए, और अगर एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहते हैं तो नई स्कीम में आइए। नई स्कीम के अंदर 22% टैक्स है, 10% सरचार्ज है, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% है। एक तो इससे हम कॉम्पिटिटिव हुए, यानी जो पूरी जो साउथ एशियन मार्केट है उसमें हमारा नाउ अब जो कंपनीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का रेट है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उससे हमको बहुत जो बाहर के देश के लोग हैं वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं।
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए है कि जब एग्जेम्पशन नहीं होगा तो टैक्स लिटिगेशन भी नहीं होगा। काफ़ी टैक्स लिटिगेशन अगर आप देखेंगे तो वो एग्जेम्पशंस की वजह से है। मतलब क्योंकि एग्जेम्पशंस होता है उसकी वजह से टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए, ये क्लेम कर रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए, और टैक्स पे कहता है नहीं 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 मैं तो सही काम कर रहा हूँ, तो फिर वो लिटिगेशन बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, कई कई सालों लग जाते हैं उन मामलों में। लेकिन जब वो एग्जेम्पशन लेगा ही नहीं, सीधा उसको पता है कि मैंने 15% देना है या 22% देना है, मामला वहीं ख़त्म हो गया, अपना टैक्स दिया और अपना कंपनी पे ध्यान लगाया। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि लिटिगेशन कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपना काम कीजिए। जी, अब बात वहीं आती है कि जीएसटी और बाकी जो चीज़ें हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे हेल्पफुल हैं। अब देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया की रैंकिंग 2014 में जो 142 कुछ था, अब जो है वो स्लोली 100 हो गया, 100 से 77 हुआ, अब 2019 में हमारे जो रैंकिंग है वो 63 पे आ गया है। क्या इससे आप जज नहीं कर सकते कि जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसको बढ़ाने में कर रहे कि कम कर रहे हैं, मतलब ईज ऑफ डूइंग में ज़्यादा हो रहा कम हो रहा, इससे आप जज कर सकते। मतलब जीएसटी जुलाई 2017 में आ गया है, कस्टम ड्यूटीज़ पहले से थे, उसके बावजूद भी हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, ये एक अच्छा सा इंडिकेशन है कि जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस ईज ऑफ डूइंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें अगर आप पर्टिकुलरली फोकस कीजिएगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे हमारा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारा रैंकिंग 121 से 115 कम हुआ है। रैंकिंग कम हुआ मतलब हमारे जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जितना कम टाइम और ईज कर रहा है वो बढ़ रहा है। मतलब पीपल जो पहले ज़्यादा घंटे लगाते थे पेमेंट ऑफ टैक्स में, अब उनका कम टाइम हो गया है। जिनको ज़्यादा तकलीफ होती थी रिटर्न फाइल करने में वो और कम हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, आप देखा होगा पिछले 2.5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 38 जीएसटी काउंसिल हुए हैं। हर मीटिंग में कंसेंसस पे रिफॉर्म लाते गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज़ लिजनिंग। जो आप पब्लिक बोल रही है, जो आप टैक्स पेयर बोल रहा है, जो इस पे बोल रहा है, उसको देख रही है और देख के उसको जो चेंजेस जो है, कितने नोटिफिकेशंस आ गए बताइए, ऑलमोस्ट 1000 नोटिफिकेशंस आ गए, कई सारे सर्कुलर्स आ गए। क्यों? जैसा जैसा पब्लिक का डिमांड और जैसा नेसेसिटीज़ राइज हो रहे, जो कोई टैक्स पेयर कह रहा है कि मेरे किस वजह से दिक्कत हो रहा है, कोई ये कह रहा है कि मेरे किस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको सुन रही है। आप इनकम टैक्स लीजिएगा, कस्टम्स लीजिएगा, वंस इन ईयर जो भी रिफॉर्म आते हैं, चेंज होते हैं, बजट के थ्रू होते हैं। बट जीएसटी में हर महीना ऑलमोस्ट मोर और लेस हर महीना जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, रिकमेंडेशंस, प्रेस रिलीज ये होते हैं। मिडिल ऑफ द ईयर में भी चेंजेस ला रहे हैं हम लोग। इस वजह से मेरी ये उम्मीद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। और मेरी भी ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब थ्रू डीडी के थ्रू किसी भी आदमी को किसी भी तकलीफ है जीएसटी के बारे में, तुरंत से तुरंत अपना जो है व्यू आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, आप सीपी ग्राम कर सकते हैं, आप आरटीए कर सकते हैं। मैं खुद ही डीजी जीएसटी में था, पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 3500 सीपी ग्राम में हैंडल किया हूँ। हर चीज़ जो ईमेल आप भेजते हैं गवर्नमेंट को उसका रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ जो आप सीपी ग्राम में भेजते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ हम लोग गवर्नमेंट सुनती है, गवर्नमेंट फाइल में निकालती है। इस कंसिडर करना है नहीं करना है अलग बात है, मगर आपको जो भी प्रपोजल देना है, आपको कोई भी ग्रीवेंस लेना है, वो ग्रीवेंस देते रहिए, गवर्नमेंट सुन रही है। गवर्नमेंट उसको जितना हो सकता है उतना, ऑफकोर्स रेवेन्यू प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, आपका कंट्री को चलाना है, ब्रिजेस बढ़ाना है, उसके तो रेवेन्यू चाहिए। ए नेशन इज मेड व्हेन टैक्सेस आर पेड, वो तो गवर्नमेंट को रखना ही पड़ता है। इसको रखते हुए गवर्नमेंट आप डायनेमिक सुन रही है, आपके जो सेशंस देख रही है, आपके सेशंस के हिसाब से जितना हो सकता है उतना सुविधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे इस हिसाब से अगर टैक्स पेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेंगे, मेरी उम्मीद है, मेरे ड्रीम भी है और हमारे कंट्री की भी है कि इंडिया जो है ज़रूर और आगे बढ़ेगा। जैसा कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए तो इंडिया जूम करके जाएगा। जो अब इंडिया में हमारे जो है 5th मोस्ट इकोनॉमिक पावर से 5th मोस्ट पावरफुल, मतलब 5th रैंक है अपना इंडिया का। अगर आप देखते हैं यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद जो है जर्मनी, उसके बाद इंडिया आता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है।
उसके बावजूद हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 63 पे है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर हैविंग सच ए 2.9 ट्रिलियन डॉलर है हमारा इकोनॉमी का साइज। हमारी उम्मीद है और ड्रीम है कि हम लोग जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़े। उतना बड़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी रखते हुए इतने स्टेट्स, मतलब 28 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेचर्स को लेते हुए हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाते आए, 142 से लेकर 63 बढ़ाते। मेरी उम्मीद है कि टैक्स पेयर्स, सिटीजन्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा कोऑपरेट करे और अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ाते रहे। ये एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि मेरे नाजरीन जो हैं वो पैन इंडिया में भी हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी हैं, उस पर कुछ टैक्स की बात आ रही थी नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम पर, उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि लोग बहुत कंसर्न हैं कि हम रहते वहाँ हैं, अर्निंग हमारी वहाँ है, फिर टैक्स किस बात का। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो भी हमारे अप्रवासी बंधु हैं उनको इस मामले में कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो प्रावधान लाया गया है ये उन लोगों के लिए लाया गया है कि जो कि इंडियन रेसिडेंसी के साथ थोड़ा खेलते हैं और यहाँ पे ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि वो बहुत हाई इनकम पीपल होते हैं, हायर रेट ऑफ टैक्स होता है, तो इसलिए वो दूसरी कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हैं। ये जनरली उन लोगों के लिए लाया गया है। लेकिन जो अपने NRIs हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं या किसी और कंट्री में हैं, तो जब ये प्रावधान लाया गया था, 2 प्रावधान हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को मैं अलग अलग समझाता हूँ। एक प्रावधान ये है कि जो भी इंडियन सिटीजन है और अगर वो टैक्स नहीं देता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये हमने लाए थे 1 फरवरी को, लेकिन 2 फरवरी को ही सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि भी उसके अंदर सिर्फ आपकी इंडियन इनकम टैक्स होगी। तो जो भी आप लोग गल्फ़ में काम करते हैं, चाहे किसी और कंट्री में काम करते हैं, और वहाँ पे अगर टैक्स नहीं है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपकी वहाँ वाली इनकम यहाँ टैक्स नहीं होगी। ये तो एक प्रावधान था। दूसरा प्रावधान है कि जब भी कोई इंडियन सिटीजन या जो भारतीय जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हम कहते हैं, वो जब इंडिया विज़िट करते हैं तो वो 182 दिन तक इंडिया विज़िट कर सकते हैं, और अगर वो उससे ज़्यादा दिन रहेंगे 1 साल के अंदर तो वो भारत के रेजिडेंट बन जाएंगे। और तब वो एक कंसेशन था, क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हैं तो 60 दिन के अंदर ही बन जाएंगे आप इंडियन सिटीजन। तो ये कंसेशन दिया गया था जिसको 180 दिन का, उसको हमने घटा के 120 किया है। लेकिन इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन इंडियन नॉन रेजिडेंट हैं, जो मान लो मैं US में काम कर रहा हूँ और मैं इंडिया आता हूँ घूमने के लिए अपने परिवार वालों से, मित्रों से मिलने के लिए, तो 120 दिन भी बहुत हैं। 120 दिन का मतलब 4 महीने हो गए। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि कभी इमरजेंसी हो सकती है, कभी कोई शादी हो सकती है फैमिली के अंदर, तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं 120 दिन से ज़्यादा रह लूँ। तो क्या उस समय मेरी US वाली इनकम टैक्स हो जाएगी? नहीं, वो तब भी नहीं होगी। उसका मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एक और प्रावधान है हमारे यहाँ पे कि अगर आप नॉन इंडियन रेजिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि आप पहले जो 182 दिन था अब हमने 120 दिन कर दिया, उससे ज़्यादा आप इंडिया में स्टे किया आपने और आप इंडियन रेजिडेंट बन गए, तब हम ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में आप कितने साल नॉन रेजिडेंट थे। पहले ये प्रोविज़न था कि अगर आप पिछले 10 सालों में 9 सालों में नॉन रेजिडेंट थे तब हम आपकी फॉरेन इनकम टैक्स नहीं करेंगे। इस बजट में हमने 9 साल को घटा के 7 साल कर दिया। ये मतलब फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने NRI सिटीजन्स के लिए। तो अगर आप किसी कारणवश 1 साल में 120 दिन से ज़्यादा इंडिया में स्टे कर जाते हैं, लेकिन आप पिछले 10 सालों में से 7 सालों में नॉन रेजिडेंट थे, तब भी आपकी फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जो रेसिडेंसी का खेल खेलते हैं और इंडिया में टैक्स से बचाने के लिए दूसरे देश का रेजिडेंट बन जाते हैं। जी, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रहमान साहब पर आता हूँ कि आपने अभी कहा टैक्सेस मेक्स द नेशन, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने पूरे टैक्स रिफॉर्म्स कर दिए, बिल्कुल पब्लिक सेवी बना दिया, पीपल सेवी बना दिया, माइक्रो लेवल पर चले गए और हर जगह से अच्छे रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी, आपका क्या टेक है? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये रियलिस्टिक ड्रीम है, ऐसा कोई कोशिश करने में कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरा ये व्यू है अब 2020-2021 ये साल
और 2021-2022 ये 2 साल जो है इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल रहेगा। अज्यूम करो कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हमारे साथ देंगे, मेरी उम्मीद है कि ज़रूर देंगे, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। हमारी जैसी रिसोर्सफुल कंट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है। सो हमारी रिसोर्सफुल कंट्री प्लस हमारा जो मैन पावर है इंडिया में, जो टेक्निकल मैन पावर देखिए, बिजनेस मैन पावर देखिएगा और एंटरप्रेन्योरशिप देखिएगा, स्टार्टअप्स देखिएगा, एमएसएमई देखिएगा, इनको सबको साथ लेते हुए अगर हम चलेंगे ये 2 साल 2020 एंड 21-22 ज़रूर करेंगे, तो मेहनत करेंगे तो इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाने के लिए ज़रूर पहुंचेगी। बट ये 2 साल बहुत क्रिटिकल रहेगा। ये 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट्स जो टैक्सेस से डील कर रहे हैं वो थोड़ा मतलब लिजनिंग रहे, वो थोड़ा कंड्यूसिव रहे, वो थोड़ा रिफॉर्म ओरिएंटेड रहे। इसी तरीके से टैक्स पेयर पहले ये सोचा जाता था कि हर एक आदमी टैक्स एवेड करता है। हमारे गवर्नमेंट की अप्रोच रहती थी कि ऑल आर एवेडर्स, सो वी शुड मेक ए लॉ फॉर एवेडर्स। अब ऐसा नहीं है। हम अब टैक्स गवर्नमेंट जो है 2 रोल प्ले करते हैं, एक एनफोर्सर, एक जो है फैसिलिटेटर। हम लोग बहुत सारे शो में फैसिलिटेटर के रोल ही ज़्यादा कर रहे हैं, और लॉ जो बनाई जा रही है वो जो है कॉमन फैसिलिटेटर के लिए बनाए गए, कॉमन टैक्स अवॉइडर, टैक्स फॉलो करने के लिए बढ़ाए गए। जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको पकड़ने के लिए दूसरे दुविधा है। हमारे पास रेवेन्यू एनालिसिस है, एनालिटिक्स करते हैं, उससे हम पकड़ते हैं। लॉ जो बनाते हैं हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए बना रहे हैं। सो जिस तरीके से गवर्नमेंट आपके सामने आ रही है, उसी तरीके से अगर इंडियन सिटीजन्स, इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, ये भी कॉरपोरेट्स सामने आएंगे, अगर शेक हैंड हो सकता है इन दोनों में, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज, गवर्नमेंट के मेथड ऑफ वर्किंग और जो टैक्स पेयर्स के और सिटीजन का कोऑपरेशन हो सकता है इस 2 साल में, ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह ज़रूर इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक पहुँच जाएगा ही। मगर ये 2 साल क्रिटिकल है। अगर ये 2 साल हम मेहनत करेंगे तो हम बनेंगे 5 ट्रिलियन। अगर ये 2 साल मेहनत नहीं करेंगे, बिलीव मी, वी विल नेवर मेक इट। एदर यू मेक इट और ब्रेक इट। चॉइस हमारा है, चॉइस आपका है। मैं आपके टीवी के द्वारा मतलब सबको यही मैं प्लीड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये 2 साल हम थोड़ा मेहनत करेंगे, ज़रूर मतलब इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी हमारे साथ देगा, और इंडिया जो है 2024 तक ज़रूर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ेगी। ये मेरी उम्मीद है और मेरी आशा भी है। तो क़यामत के 2 साल हैं, और हम वार्ष्णेय साहब से भी पूछते हैं कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्स इदारे से हैं, CBDT से हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसे इसको देखते हैं? हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। बिल्कुल रहमान साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ने के तरफ ही ये कदम उठाए गए हैं। जैसा कहा कि टैक्स फैसिलिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ले रही है। जैसा हम जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो गई हैं अब तो इसलिए अब इतना आसान नहीं है टैक्स सिस्टम को अवॉइड करना, टैक्स को इवेड करना। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन स्किल बढ़ी हैं हमारी, तो ऐसे मामले भी पकड़े गए हैं जो पुराने मामले हैं जिसके अंदर टैक्स इवेशन हुआ है। तो टैक्स पेयर कहता है कि टैक्स पेयर समझ गया है कि अब उसको थोड़ा सही रास्ते पे आना है, लेकिन हाँ वो ये भी मानता है कि हो सकता है कि पुराने सालों में उसने कुछ गलत काम किया हो। तो इसके लिए जो विवाद से विश्वास स्कीम है ये भी इसीलिए लाई गई है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पुराने में आपने कुछ अंडर टैक्स पेमेंट नहीं की है, कोई बात नहीं, आप अभी टैक्स पेमेंट करके अपने मामले का निपटारा कर लीजिए और अब आगे सही दिशा में काम कीजिए। तो ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टैक्स लिटिगेशन है, मैं डायरेक्ट टैक्स की तरफ से बात करता हूं कि ये टैक्स लिटिगेशन कम हो। तो जैसे हमने बताया कि हमने जो भी ये प्रावधान लाए हैं कॉर्पोरेट के लिए, इंडिविजुअल के लिए, हम एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप टैक्स एग्जेम्पशंस और डिडक्शन मत लीजिए। अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं लेंगे तो लिटिगेशन बहुत कम होगा। उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, जैसे मैंने आपको अभी ये जो ई-कॉमर्स वाला TDS एक्सप्लेन किया था, उससे भी समझाया था कि टैक्स लिटिगेशन कम होगा। उसके अलावा हमने APA के अंदर जो APA स्कीम है भारत सरकार लाई थी, बहुत ही सक्सेसफुल है, उसको भी हमने लिबरलाइज किया है। कुछ और तरह के केसेस भी, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन के केसेस उसमें इंक्लूड किए हैं, सेफ हार्बर में भी हमने इंक्लूड किए हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी में भी कुछ लिटिगेशन होता था, उसको दूर करने के लिए भी हम अमेंडमेंट प्रपोज किया है। तो काफ़ी ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं जिससे टैक्स लिटिगेशन खत्म हो जाए। तो अगर टैक्स लिटिगेशन खत्म होगा तो बिल्कुल
5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक हम जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी कि आम आदमी तक मेरा ये मानना है कि ये पहुँचेगी तो हम अपने विवाद को विश्वास से ही ख़त्म करेंगे और ऐसा ही पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी भी सपोर्ट करती है। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही और हमारी पूरी टीम पैसा बोलता है कि कोई इजाज़त दीजिए। आप अपने विचार हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। आदाब।